नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम भारतीय संविधान के एक नए चैप्टर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले तो हम एक नॉर्मली लेते हैं जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर हम इनका एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जैसे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद सब क्लोज बने हुए हैं, उनके उप अनुच्छेद बने हुए हैं उनका, और जो भी अधिकारों के संबंध में कुछ विवाद उठे उनका दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले तो एक सामान्य तौर पर अधिकार के बारे में जानते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तो मानव अधिकार होते हैं, एक मौलिक अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले मानव अधिकारों को जानते हैं कि ये क्या होते हैं, और एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कि जब तक हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब तक उसका सामान्य नॉलेज नहीं होता है उनके शाब्दिक अर्थों का, तो तब तक पूरा टॉपिक नहीं माना जाता है। तो देखिए, मानव अधिकार वो होते हैं जो मानव के जन्म होने के नाते मिलते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। मानव होने के कारण मिलने वाले जो उसके अधिकार हैं वो होते हैं मानव अधिकार। और एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उस राष्ट्र के, उस राज्य या देश के नागरिकों को मिलते हैं, संविधान में उल्लेखित होते हैं। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार संवैधानिक सरकारों के तहत मिलते हैं, जबकि मानव अधिकार मानव होने के तहत मिलते हैं। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होते हैं। मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, मानव अधिकार असीमित होते हैं। ये इनकी अधिकारिता कम क्षेत्र पर होती है, इनकी अधिकारिता वृहत क्षेत्र पर होती है। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक देशों में मान्य होते हैं, सीमित होते हैं, बंधे होते हैं सीमा से, जबकि मानव अधिकार सीमा से बंधे नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ही क्यों ना आ जाए भारत, उसके मानव अधिकार तो हैं लेकिन उसको मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे मत देने का अधिकार होता है, जैसे कि नौकरी पाने का अधिकार होता है, न्यूनतम जीवन का अधिकार होता है। ऐसे जो भी मौलिक अधिकार होते हैं वो उसको प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे कोई भी को ना हो। तो मानव अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार उस देश के राज्य को, नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये थे मानव अधिकार और मौलिक अधिकार एक सामान्य डेफिनेशन के रूप में। अब हम भारतीय संविधान में जो वर्णित अधिकार हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले तो भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 3 को एक संज्ञा दी जाती है मैग्ना कार्टा की। मैग्ना कार्टा की, ध्यान रखना। अब आपको ये नया शब्द है, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन अब इसके बारे में आपने जाना नहीं कि मैग्ना कार्टा है क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए। सन 1215 ईस्वी की बात है कि जब ब्रिटेन की महारानी ने वहाँ के जो लेबर थे, यानी श्रमिक लोग थे, या यूँ कहें वहाँ के जो नागरिक थे, उनको कुछ छूटें प्रदान की थी कि सप्ताह में आपको छुट्टी करनी है, इतने घंटे काम करना है, इतना पेमेंट आपको, यानी इतना आपको आमदनी मिलेगी। ऐसे कुछ अधिकार दिए थे श्रमिकों को। तो जो अधिकारों की पहली बार पुष्टि हो रही है इतिहास में, इसलिए उस पत्र को मैग्ना कार्टा पत्र कहा जाता है। तो ऐसे ही भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को भी कुछ दिया गया है, तो क्या कहा जाता है, इसे भी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कुछ सामान्य प्रश्न था कि किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को, मौलिक अधिकारों वाले भाग को। और ये कुछ ऐतिहासिक बात थी। अब हम मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर की बात करें तो एक नया टॉपिक आजकल के दृष्टिकोण से एग्जामों में आता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना है। और आजकल पॉजिटिव नेगेटिव तो सुनते ही लोगों को भैंसा लगता है कोरोना के कारण से। तो ध्यान रखना, प्रकृति कैसी है। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति नेगेटिव है, यानी नकारात्मक प्रकृति है। नकारात्मक प्रकृति है, यानी ये मना करते हैं राज्य को कुछ करने से। जैसे आपने सुना होगा कि छुआछूत नहीं करेगा राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य निरोध नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। तो सब ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति है इन सभी अधिकारों में। तो इस कारण से मौलिक अधिकारों की नेचर कैसी है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, जो हमारे एग्जाम में विशेष तौर पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
भारतीय संविधान का, मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए आपको अनुच्छेद तो यही ध्यान रखने हैं भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेखित है। मूल संविधान में यानी ओरिजिनल संविधान था, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था। उस मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ध्यान रखना 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान रखना है, 6 मौलिक अधिकार है। तो 7वां कौन सा हट गया है, तो आपको ध्यान रखना है 7वां जो अनुच्छेद 31 में था, हम एक क्रम से रिदम में बात भी करेंगे। तो अनुच्छेद 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है, समाप्त कर दिया गया है। और कौन से संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया उसे। ध्यान रखना, बहुत बार आता है यार, बहुत बार आ चुका है छोटे मोटे एग्जामों में, चाहे सेंट्रल लेवल से हो चाहे स्टेट लेवल से हो। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे किसको, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसे कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। और मैं इसके बारे में पहले बता भी चुका हूं, जब भारतीय संविधान के भाग पढ़ाए थे आपको 22 उसमें, तो उसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है, भाग 12 में, ध्यान रखना भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया था संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार से ये तो एक मौलिक तरीके से ध्यान रखना आपको, 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं, अब उनका बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात हम बात करें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, वो शुरुआत तो 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आर्टिकल हम 12 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है, फिर बाद में अधिकार की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, ध्यान रखना है। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि राज्य क्या होता है, तो मैंने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से बताया था कि राज्य के 4 अंग होते हैं। तो अब यहाँ जो बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है, तो राज्य की सामान्य तौर बात बता दूं आपको, हमारा परिवार भी एक राज्य ही है, क्योंकि उसकी भी नीति नियम अलग अलग होते हैं, उनके नियमों का भी पालन करना होता है परिवार में भी। एक स्कूल भी राज्य है, एक यानी कि सामान्य तौर पर ये कहेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आदेशकर्ता जो आदेश देने वाला होता है वो राज्य की परिभाषा में आता है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमारे जो भी संसद है, विधानमंडल है, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, जैसे कि वर्तमान में आपको सुना भी होगा करंट अफेयर्स का कि जो BCCI है, हमारी जो बोर्ड कंट्रोल इंडिया का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो वो भी एक राज्य की प्रवृत्ति में आता है अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग। यानी जो भी आदेश देता है, ऑर्डर जारी करता है, वो राज्य की परिभाषा में आता है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अब आर्टिकल 13 की बात करें तो 13 के अनेक सब क्लोज हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जिस भी आर्टिकल के सब क्लोज हैं कि कौन से सब क्लोज में किस बात का उल्लेख किया गया है, उन सब क्लोज को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब एक सामान्य ओवररिव्यू ले रहे हैं। तो अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है, यह ध्यान रखना है, या फिर अन्य तौर पर यूं कहूं कि जो हमारा न्यायपालिका है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ध्यान रखना है। स्पष्ट उल्लेखित नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो इसमें जो भी ऐसी विधि जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे न्यायपालिका निरस्त यानी अवैध घोषित कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। तो ऐसा अनुच्छेद 13 में है। तो 12 में देखा आपने राज्य की परिभाषा है, 13 में विधि की परिभाषा है, यानी कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी। तो पहला मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार।
अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से शुरू होता है और 18 तक है। अब आपको एक सामान्य दृष्टिकोण से एक प्रश्न पूछूं कि कितने अनुच्छेदों में है, तो आप 14 और 4 18 ऐसे बताएंगे और आपके मन में यही कल्पना है, जबकि 14 अनुच्छेद को भी जोड़ना है। तो कुल राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? 5 अनुच्छेदों में है। और इसके भी 14 के भी, 15 के भी, 16 के भी, 17 के भी, 18 के भी, इनकी बात करते हैं, लेकिन इनके सब क्लोज हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और सामान्य एग्जाम के दृष्टिकोण से ये उचित भी नहीं है। जबकि सिविल जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक अधिकारों वाला, और जो सब क्लोज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में 2 बातें हैं, ध्यान रखना आपको, दोनों ही, और दोनों ही का बहुत महत्व है। पहली बात तो वो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस बात को समझिए आप, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। राज्य कानून या विधि के मामले में किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा, जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, विधि के समक्ष क्या रहेंगे? सभी समान रहेंगे। राज्य उनसे भेदभाव नहीं करेगा। हमने राज्य अनुच्छेद 12 में पढ़ा कि राज्य क्या है, तो वैसे हम किसी संस्था में जाएंगे, कानून है कि भाई वहाँ पर सभी को शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब वहाँ कहें कि भाई आप उस कास्ट से हो या उस धर्म से हो तो आपको यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कानून कहता है कि आपको शिक्षा मिले। तो विधि के समक्ष क्या रहेंगे? सभी समान रहेंगे। यह प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से गृहीत है। ब्रिटेन के एक बहुत महान विद्वान थे डाइसी, इन्हें विधि के बारे में बहुत किताबें लिखी हैं और इन्हीं का ही ये कोटेशन है, विधि के समक्ष समानता। इनकी पुस्तक का नाम भी है कानून का शासन। डाइसी की पुस्तक का नाम कानून का शासन। तो ब्रिटेन के ही थे ये डाइसी महोदय भी, तो इन्होंने कानून का शासन दिया। आज जो भी संवैधानिक सरकारें हैं, यानी जिस देश में संविधान है या लोकतंत्र है, वो सभी सरकारें इस ही कानून के तहत चलती हैं, विधि के कानून के तहत। अब दूसरी बात है इसमें विधि का सम्मान संरक्षण, विधि का सम्मान संरक्षण। दूसरी बात ये है, ये बात ली गई है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से गृहीत है। ये अनुच्छेद 14 में है। 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि का सम्मान संरक्षण। दोनों का ही अर्थ अलग होता है, यानी कि सभी लोग विधि का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, कोई भी विधि का उल्लंघन नहीं करेगा। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में अगर हम एक छोटा सा रिदम या ट्रिक के रूप में लें तो बात ध्यान रखनी है आपको, बस यही बात है, भेदभाव का निषेध, ऐसी बात का उल्लेख है। किस प्रकार का भेदभाव का? अगर इसकी व्याख्या करें तो बहुत लंबी हो जाएगी कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ में केवल, ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है और सिविल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मतलब 5 आधार दिए गए हैं, जाति, लिंग, मूलवंश और धर्म और जन्म स्थान के आधार पर। मूलवंश का मतलब होता है प्रजाति, जैसे हमारी साइंस में होते हैं ना, मंगोलाइड्स है, ऑस्ट्रेलाइड है, ऐसे मानव जाति के जो शरीर के हाव भाव या फिर भारी बनावट के आधार पर बांटा गया है, उस आधार पर मूलवंश का मतलब होता है। तो ऐसे 5 आधार दे रखे हैं भाग 15 में, जिसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ? अपने नागरिकों के साथ में। तो ऐसे राज्य अपने नागरिकों के साथ में केवल वो 5 आधार दे रखे हैं, क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा उल्लेख है। इसके भी अनेक सब क्लोज हैं और इसी भाग के जो अनुच्छेद 15 के जो सब क्लोज हैं उनके तहत ही आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कि भाग 1, 2, 3 तो थे इसके, सब क्लोज 1, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3 तो इसके मूल संविधान में थे, लेकिन पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा चंपाकम दोराईजन जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखना, चंपाकम दोराईजन विवाद बनाम भारत संघ का जो 1951 का विवाद था, उसके तहत
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4 जोड़ा गया था। कैसे कि जो शिक्षा है प्राथमिक क्षेत्र पर या माध्यमिक क्षेत्र पर जो शिक्षा है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको स्कूल यानी कि शैक्षिक संस्थाओं में क्या दिया जाएगा, विशेष सुविधाएं या विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ध्यान रखना, ये विशेष प्रावधान ही क्या है, आरक्षण है। तो शिक्षा में जो आरक्षण मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, लोगों को छूट मिलती है पढ़ाई में, तो वो सब आरक्षण कहाँ है, 15 का सब क्लोज 4। ध्यान रखना। फिर 15 का सब क्लोज 5 भी जोड़ा गया है। 15 में सब क्लोज 5 वो 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था बाद में, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो हाईगर होते हैं ना, IIM, IIT, एम्स, इनमें जोड़ा गया था सब क्लोज 5 में कि इनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को यानी SC SC को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, यानी उनको विशेष छूट मिलेगी। तो ऐसा उल्लेख है 15 में। तो इन सब का विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। आपको अब 14 में क्या है ये ध्यान रखना है। 15 में क्या है, भेदभाव का निषेध है, जाति, लिंग, मूलवंश, संप्रदाय और धर्म के आधार पर। अब अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 के भी सब क्लोज हैं 6, ध्यान रखना है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें क्या है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन का मतलब होता है राज्य के द्वारा। अगर हम सीधा ही संविधान में क्या लिखा है उसकी बात करें तो संविधान में है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल, वो दोनों बातें किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। तो मैंने आपको इसकी प्रकृति पहले बताई थी कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। अब वो राज्य को प्रतिबंध कर रहे हैं, राज्य को मना कर रहे हैं कि राज्य अपने नागरिकों के साथ में केवल, फिर आधार दे रखे हैं, इसमें 5 हैं, वो 5 के 5 16 में भी हैं और 2 और हैं, एक तो उद्भव के आधार पर और एक जन्म स्थान के आधार पर, ऐसे 2 और हैं। तो कुल 7 आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। किसमें, नियुक्ति व रोजगार में, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं करेगा। इसको सामान्य तौर पर हम कहते हैं अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी सभी को क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, रोजगार पाने का, नौकरी पाने का। यानी नौकरी में आरक्षण कहाँ पर है, 16 में है, इसके सब क्लोजों में है, सब क्लोज 5, सब क्लोज 6 ऐसे। तो नियुक्ति व रोजगार में क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, यानी सबको क्या मिलेगी, अवसर मिलेगा। तो अवसर की समानता का उल्लेख किस में है, भाग 16 में है, आपको ये ध्यान रखना है। 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में अवसर की समानता। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 की यानी अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का निषेध, यानी छुआछूत का निषेध, छुआछूत का निषेध, इस बात का उल्लेख है। छुआछूत मतलब नॉन टचिंग जो सिस्टम होता है, पहले के जो हमारी जाति सिस्टम था उसमें छुआछूत के माध्यम से, यानी कुओं पर और तालाबों पर, नदियों में, घाट पर पानी भरने नहीं देना दलित जातियों को, निम्न समझी जाने वाली जातियों को। तो ऐसे में अनुच्छेद 17 में स्पष्ट लिख दिया गया है छुआछूत निषेध। और ये क्या है, अधिकारों में पहली बार दंडनीय अपराध है, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। और वर्तमान में ये चर्चा का विषय भी है करंट में कि वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा इस जो छुआछूत निषेध अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया। पहले तो 1955 में बना, फिर 1976 में बना, फिर 1989 में, अब 89 में संशोधन करके अब 2020 में नया संशोधन किया था कि जिसमें कि बिना एविडेंस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले तो बिना एविडेंस के गिरफ्तार कर लेते थे कि कोई बिना गवाही के ही, अब वर्तमान में इसमें गवाही शब्द जोड़ा गया तो बहुत बवाल मचा उसके ऊपर। अब उसके ऊपर पुनः विचार किया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 17 में था छुआछूत का निषेध। आर्टिकल 18 की बात करें अब हम, आर्टिकल 18 में है विशेषाधिकारों का अंत, विशेषाधिकारों का अंत, यानी कि
हम अक्सर याद करते हैं उपाधियों का अंत ऐसे, उपाधियों का अंत, यानी इसमें कोई उपाधि जैसे पहले होती थी विक्रमादित्य की, महाराजाधिराज की, महाराज की, राय की, केसर ए हिंद, ऐसे जो उपाधियां थी उन सभी का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अब जो जो अधिकारों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे ना, उनमें सर्वोच्च न्यायालय के विवाद भी आएंगे। जैसे मैंने आपको भेदभाव वाले निषेध में बताते चंपाकम दोराईजान का 1951 का विवाद, बहुत फेमस विवाद है। फिर अब छुआछूत वाले में विवाद आएंगे बहुत, और विशेषाधिकारों का अंत में विवाद आएंगे। कब? जब 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों का प्रारंभ किया था, तब ऐसे विवाद आए कि अब ये उपाधियां नहीं है क्या, टाइटल, पुरस्कार यानी अवार्ड, ये सब का निषेध किया गया है। किसको? इसमें दो आधार दे रखे हैं, एक तो शैक्षिक और एक है सैनिक। जो हमारी सेना में होते हैं ना, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इन शिक्षा में होते हैं, जैसे डॉक्टरेट, ऐसे शैक्षिक और सैनिकों में छोड़ करके बाकी टाइटल यानी बाकी प्रकार की उपाधियों का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। ना तो कोई स्वयं लेगा, ना राज्य के द्वारा दी जाएंगी उपाधियां। तो ये जो था हमारा समानता का अधिकार 14 से 18 तक, कुल 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, 15 में भेदभाव का निषेध, 5 आधारों का उल्लेख है, 16 में नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता, 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, 17 में छुआछूत का निषेध, दंडनीय अपराध बताया गया इसको, 18 में विशेषाधिकारों का अंत यानी उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। चेक कर ले कितने मिनट को दे। अब समानता का अधिकार आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना यूज करके। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी यानी डिस्प्यूट का जो कारण है, विवाद का जो कारण है, वो स्वतंत्रता का अधिकार ही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत नॉर्मल बता रहा हूं, बहुत ही छोटा, लेकिन मौलिक अधिकारों वाला टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत से विवाद आएंगे इसमें, बहुत सी कंट्रोवर्सी आएंगे इसमें, और बहुत से कथन कारण आएंगे इसके अंतर्गत। तो मैं तो आपको सिर्फ सामान्य एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत कम बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या बात उल्लेखित है, सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो मूलतः अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है, ये ध्यान रखना है। 19 से 22 तक उल्लेखित है। अब एक एक अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे इसके सब क्लोज हैं, 5-6 सब क्लोज हैं, उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो जब हमने प्रस्तावना पढ़ाई थी तब उसमें बताया था आपको कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख और कहाँ पर है, तो मैंने बताया था अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों में, और प्रस्तावना में भी ये अभिव्यक्ति इंप्रेशन। तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। इसके 19 के अनेक सब क्लोज हैं और 19 बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत विवादित यानी कंट्रोवर्सी का वाला अनुच्छेद है, आर्टिकल है। इसके अंतर्गत ही जो हमारे बोलने की, विचार प्रकट करने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी बस जाने की, कोई भी व्यापार करने की, सभा करने की, संघ बनाने की, ये सब जो स्वतंत्रताएं हैं वो अनुच्छेद 19 में है। तो आपको टोटल याद रखनी है, बाकी विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। टोटल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना है। कहीं भी घूमने की, संघ बनाने की, सभा करने की, कोई भी रोजगार करने की, कहीं भी व्यापार करने की और कहीं पर भी बस जाने की, ऐसी 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कहीं पर मतलब भारत में, क्योंकि राज्य को हम पहले डेफिनेशन कर चुके हैं ना, तो ये अधिकार बंधे होते हैं सीमा से। तो भारत राज्य में क्या कर सकते हैं हम, भारत राज्य में कहीं पर भी घूम सकते हैं, बस सकते हैं।
तो ये अनुच्छेद 19 में है। और इसी अनुच्छेद 19(1) के, ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, ये 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, जो हमारा मीडिया है ना उसकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता है 19(1) में, ये ध्यान रखना है बस नॉर्मली। बाकी इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगा रखे हैं कि इन स्वतंत्रताओं का हनन किया जा सकता है, किनका, जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई है उनका हनन भी। जैसे कि वर्तमान में आपके स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया है ना कोरोना की वजह से, तो सदाचार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, या फिर पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था हुई, ऐसे नियमित करने के लिए सरकार आपके अधिकारों का हनन यानी निलंबित भी कर सकती है। तो कोरोना यानी स्वास्थ्य को लेकर के आपके अधिकारों का निलंबन किया गया। कैसे कि आपको कहीं भी घूमने से रोका गया, आपको कुछ भी खाने से रोका गया, तो ऐसे आपको रोका जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 19। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। आर्टिकल 20, इसके भी अनेक सब क्लोज हैं, सिर्फ हम नॉर्मली बात करते हैं। इसको कहते हैं दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार। एक तो पहला वीडियो इसलिए नॉर्मल ले रहे हैं ताकि आपको पता हो कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात उल्लेखित है, कौन सा अधिकार कहाँ तक उल्लेखित है, सिर्फ इतना ही। तो दोष सिद्धि अधिकार का मतलब ये होता है कि इसमें भी 3 बातें हैं कि कोई भी आपराधिक व्यक्ति है उसे 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश करना होगा न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के सामने। और वो जब वह किसी कारणवश गरीबी या आर्थिक कारणों से वह वकील नहीं कर पाता है तो उसको वकील उपलब्ध करवाने का अधिकार होगा। तो ऐसे अनेक प्रकार की बातें हैं, उससे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ऐसे। तो बेस में दोष सिद्धि का अधिकार, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आर्टिकल 21 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही खास इंपॉर्टेंट है, इनके विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप में कि आप वास्तव में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं। लेकिन आप नॉर्मली पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो फिर इतना ही बहुत है नॉर्मली। तो जब इनके सब क्लोज, इनके विवाद, इनके ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय, तो वो सब का विस्तार से अध्ययन करना है कि नहीं करना है। और आप वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, ताकि आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपके सेवा में निःशुल्क लगा रहूँगा। और जब मुझे सही प्रकार से कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा मनोबल थोड़ा गिरता ही है। लेकिन वरना मेरा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने का, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का। और आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी बात आपको कहाँ समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर उसका और विस्तार से बता दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में ध्यान रखना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 21 इसे सामान्य तौर पर कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अधिकारों में अगर हम कोई एक अधिकार छांटें अपने निजी हित को लेकर के, तो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सबसे बड़ा, सबसे कंट्रोवर्शियल अधिकार है 19 और 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सबसे बड़ा आर्टिकल है ये 21। इसी के तहत आपको नींद लेने का अधिकार है, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार। आपको इसी के अकॉर्डिंग है शिक्षा का अधिकार भी, जो जोड़ा गया था, आपको ध्यान हो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार। तो इसी के तहत है आपको नींद लेने का अधिकार भी, जीवन का अधिकार भी, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार भी, और जिसको कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन बहुत बड़ा है। वर्तमान में आपको उचित वातावरण मिले, आपको परिवहन सुविधाएं मिले, तो ऐसा अधिकार कौन सा है 21 में, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लगे हाथ यहाँ यह भी जान लें कि जो आपको मैंने अब एक अनुच्छेद 352 से 360 तक
360 तक आपातकाल बताया था। आपातकाल भाग 18 के तहत, भाग 18 में ध्यान रखना, भाग 18 में, भाग 18 ऐसे लिखेंगे 10 और 8 18 ऐसे लिखेंगे। तो भाग 18 में 352 से 360 तक किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। और उस आपातकाल के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न है कि कौन से अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार उल्लेखित हैं उनको कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। अब बात करें अनुच्छेद नेक्स्ट 22 की, आर्टिकल 22, इसमें है निवारक निरोध। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है निवारक निरोध का। यानी कि शॉर्टकट लिखें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का अधिकार, गिरफ्तारी व निरोध का अधिकार। तो आपको पता हो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया तो वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको निरुद्ध कर दिया गया, यानी उनको बंदी बना लिया गया। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो कि सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के या किसी आकस्मिक भविष्य में होने वाले हमले को लेकर के सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, यानी उसे बंदी बनाया जा सकता है। तो उसके क्या अधिकार होंगे, उसके तहत कौन से कानून होंगे, तो ये भी बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है कि किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए ही या अपराध करेगा भविष्य में संभावना है, ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कि जब वो कोई अपराध करेगा उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि ये कहता है अनुच्छेद 22, 14 और 22 का बहुत ज़्यादा विवाद होता है कि 22 तो कहता है कि गिरफ्तार कर लो, अपराध करने वाला है, जबकि 14 कहता है कि अपराध करेगा उसके बाद में गिरफ्तार होगा। तो ये हमने दो अधिकार पढ़े, पहला समानता का अधिकार 14 से 18 तक, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और इन सभी का एक सामान्य तौर पर एक व्याख्या भी देखिए। तो वीडियो लंबा नहीं हो जाए, बाकी 4 अधिकार हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।